नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ सुश्री मनु भंडारी जी द्वारा रचित कहानी शायद। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। जहाज की बत्तियां जली तो लगा जैसे पानी में बिछी अंधेरे की चादर में अनेक दरारें पड़ गई हो। चारों ओर बल्बों की झूलती बंधनवार देखकर ही राखाल को ख्याल आया कि इस बार वह दिवाली घर पर ही मनाएगा। कितना अच्छा होता किसी तरह वह पूजा पर ही पहुंच पाता। सारे यात्री उबे हुए हैं, पर ऊपर से सबने अपने को ऐसा व्यस्त बना रखा है कि किनारा आने पर लगेगा जैसे अप्रत्याशित रूप से ही किनारा आ गया हो। प्रतीक्षा का बोझिल समय काटने के ये कितने पुराने नुस्खे हैं, पर फिर भी हर यात्री इन्हें ही अपनाता है। सिर्फ रेलिंग के साथ लगकर खड़ी वह औरत न ताश खेल रही है न पढ़ रही है। पिछले 1 घंटे में उसने 3 बार अलग अलग लोगों से समय पूछा है, कुछ इस भाव से मानो महज घड़ी मिलाना चाह रही हो। हालांकि हाथ में विदेश से खरीदी हुई कोई नई घड़ी है जिसके गलत समय देने की संभावना कम है। हो सकता है किनारे पर भी कोई इतनी ही व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा हो। अच्छा किया उसने किसी को खबर नहीं दी। 8 के करीब जहाज किनारे पर लगेगा। राखाल 6 बजे से ही अपनी वर्दी उतारकर ऊपर आ गया था। काम के दौरान भी ऊपर आते हैं, पर उन दैत्याकार मशीनों से मुक्ति, पूरे 2 महीने के लिए मुक्ति पाने की भावना के साथ ऊपर आने का अपना ही एक आनंद है। उसे खुद लग रहा है जैसे वह जहाज का एक अदना सा कर्मचारी नहीं, वरन एक संभ्रांत यात्री है जो 3 साल विदेश रहकर लौट रहा है। एकाएक घर की तस्वीर उसकी आंखों के सामने उभर आई। गैराज पर बना हुआ नीची छत वाला लंबा सा कमरा। वह घर पहुंचेगा तब तक बच्चे जरूर सो चुके होंगे। माला किसी न किसी काम में लगी होगी। वह अपना हर पत्र इसी पंक्ति से शुरू करती है। उत्तर जल्दी नहीं दे सकी क्योंकि समय ही नहीं मिला। और अंत में लिखती है, अब बस करती हूँ, बहुत काम पड़ा है। बीच में घर की कठिनाइयों की, बढ़ती महंगाई और बच्चों के बढ़ते आवारापन की बातें होती हैं, जिससे राखाल अब बहुत ऊबने लगा है। हर पत्र में मशीनी ढंग से लिखा हुआ प्राणनाथ संबोधन पूरी तरह निष्प्राण हो चुका है। पहली बार जब वह जहाज पर आया था तो माला के पत्रों को कई बार पढ़ता था। उस सब के बीच से 10 साल का लंबा समय गुजर चुका है। फिर भी सोए हुए बच्चे और जागती हुई माला की कल्पना ने उसके मन में हल्की सी गुदगुदी पैदा कर दी। उसे अपने साथियों की याद आई। जब वह नीचे कपड़े बदल रहा था, सब के सब बिना किसी शर्म हया के फप्तियां कस रहे थे। मशीनों के बीच रह रहकर साला मशीन बन गया है। अब ऊपर जाकर फेफड़ों में साफ हवा भरेगा जिससे कुछ ताकत आए, कुछ जान आए, नहीं तो टाइफस नहीं हो जाएगी। उसके 2 साथी कुंवारे हैं और एक की बीवी किसी और के साथ रहने लगी है। जब वह अपनी तनख्वाह का बड़ा भाग घर भेजता था तो सब उसे चिढ़ाते थे, पर माला का पत्र आने पर सब पढ़ते थे। जॉन को अपनी बीवी नए सिरे से याद आ जाती थी और वह फूट फूट कर रोने लगता था। ऐसे मौकों पर राखाल ही उसे तसल्ली देता था।
पर जितनी तसल्ली वह देता था उससे ज्यादा तसल्ली उसके अपने मन में रहती थी कि माला उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। निहायत उबा देने वाले पत्र भी उसे कहीं हल्के से आश्वस्त तो करते ही थे। उसे याद आया कि पिछली बार छुट्टी से आने के 8 महीने बाद बुलबुल पैदा हुई थी और 10 महीने जीकर वह मर गई। माला ने उसे खूब कोस कोस कर सूचना दी थी। अभी तो छोटू ही 1.25 साल का है। 2 छोटे बच्चों को घर के सारे कामकाज के साथ वह नहीं संभाल सकती। फिर बढ़ती महंगाई, कहाँ से खिलाए, कहाँ से पहनाए। और जब वह मर गई तब फिर कई पत्र उसी की खबर से भरे हुए थे। हाय, इससे तो मैं मर जाती तो अच्छा था। सबसे सुंदर थी, ऐसा तो एक भी बच्चा नहीं हुआ। भगवान को लेना ही था तो दिया ही क्यों था। राखाल को ना उसके होने की कोई खुशी थी, ना मरने का कोई गम। एक हल्की सी भावना यही थी कि चलो अच्छा हुआ कि सब कुछ उसके पीछे ही हो गया। साथ ही मन में कहीं उभरा, अच्छा हुआ कि इस बात को भी अब तो 1.5 साल हो गया, वरना सारी छुट्टियां मातमपुरसी में ही बीत जाती। दूर किनारे की बत्तियां दिखाई देने लगी तो ताश में डूबा वह पूरा का पूरा दल रेलिंग के सहारे आ खड़ा हुआ। सबके चेहरों पर उल्लास थिरकने लगा। बच्चे दूर खड़ी छोटी छोटी आकृतियों को ही रुमाल हिलाने लगे। भीड़ से कटकर खड़ी वह अकेली महिला बाइनोकुलर्स लगाकर किसी को ढूंढ रही है। एकाएक राखाल की नंगी आंखों के सामने माला की आकृति तैर गई। वह अपने साथियों और अफसरों से विदा लेकर बाहर आया और टैक्सी में बैठा। हर समय जहाज के तहखानों में बंद रहने के बाद दूर दूर तक फैला हुआ कलकत्ता, रात दिन चारों ओर लरसती और थिरकती लहरों के बाद लंबी लंबी मौन और स्थिर सड़कें, और उन पर उन्मुक्त भाव से प्रकाश उड़ेलती हुई बत्तियों को देखकर उसे नए सिरे से अपने होने का बोध होने लगा। टैक्सी लैंसडाउन मेन रोड से बाईं लेन में मुड़ी और 4 मकान छोड़कर खड़ी हो गई। वह उतरकर गैराज पर बने अपने मकान को देखने लगा। खिड़की से बहुत ही मंदी रोशनी बाहर आ रही है। शायद भीतर 0 पार का बल्ब जल रहा है। टैक्सी के ठहरने से, फाटक के खुलकर बंद होने से भीतर किसी तरह की हलचल नहीं हुई। हाँ, सामने कपूर साहब के घर की खिड़की से एक कटा हुआ धड़ झांका। 2 क्षण रुका और फिर गायब हो गया। माला के घर शायद कभी कोई टैक्सी आकर ठहरती ही नहीं। रानी, राखाल ने आवाज दी। तो कौन? के साथ ही माला बाहर निकल आई और राखाल को देखते ही उसके चेहरे पर आश्चर्य भरा उल्लास फैल गया। यह क्या, तुम? कोई खबर नहीं, सूचना नहीं। और एक तरह से झपट कर उसने राखाल के हाथ से होल्ड ऑन ले लिया। टैक्सी वाले को पैसे देकर एक बड़ा और एक छोटा बक्सा संभाले राखाल सकरी सी सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके पीछे माला होल्डॉल को ठेलती हुई। बीच में पहुंचते ही राखाल ने बक्सा सीढ़ी पर टिकाया और घूमकर अंधेरे में ही माला का हाथ पकड़कर जोर से दबाया। चलो चलो, यह गिर जाएगा, हाथ छुड़ाते हुए माला ने कहा। उसके हाथ में कोई प्रतिक्रिया, कोई हरकत नहीं हुई। राखाल को माला का हाथ बड़ा सर्द और निर्जीव सा लगा और वही ठंडक जैसे उसकी अपनी रगों में समाने लगी। कमरे में घुसते ही माला ने मरकरी लाइट जलाई। 14 फुट लंबा कमरा और जमीन पर सोते तीनों बच्चे उजागर हो गए। नाक नक्श के साथ,
माला के चेहरे की झुर्रियां, गालों पर पड़े काले काले चकत्ते और रूखे सूखे बालों में से झांकते कई सफेद बाल। तुमने खबर क्यों नहीं दी? खबर देते तो हम सब लोग लेने आते। बच्चे कितने खुश होते। वह जैसे एकाएक राखाल का स्वागत करने में अपने को असमर्थ पा रही थी। अच्छा, तुम जरा सुस्ताकर हाथ मुंह धो, मैं जल्दी से खाने को कुछ बना देती हूँ। खाना मैं खा कर आया हूँ, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। पर माला फिर भी अभी आई कहकर नीचे उतर ही गई। बच्चे बिना चद्दर के गंदे और पैबंद लगे बिस्तरों पर लेटे हैं। रीना करवट लेकर सो रही है, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चू और छोटू चित्त सो रहे हैं। छोटू नंगा है और उसका मुंह भी काफी गंदा है। खिड़की पर फटी साड़ी का पर्दा एक ओर को सरक कर झूल रहा है। एकाएक मरकरी लाइट का दूधिया आलोक उसकी आंखों में चुभने लगा। उसने बत्ती बुझा दी। कमरे का नंगापन क्षण भर को अंधेरे में डूब गया। राखाल बच्चों को बचाता हुआ आया और खिड़की पर बैठ गया। इस घर में यही उसकी स्थायी सीट है। यह क्या, बत्ती क्यों बुझा दी? अंधेरे में राखाल को माला की केवल आकृति भर दिखाई दी, पर वह आकृति उसे पूरे नाक नक्श वाली माला से ज्यादा परिचित महसूस हुई। रहने दो, बच्चों को परेशानी होगी। लो, थोड़ा सा दूध है, पी लो। और अंधेरे में ही बढ़कर उसने प्याला राखाल के हाथ में थमा दिया। फिर बड़े जतन से वह उसका बिस्तर लगाने लगी। घर की शायद सबसे साफ चादर बिछाई। उसके हर काम से उसके मन का उल्लास छलका पड़ रहा था। वह लगातार कुछ न कुछ बोले चली जा रही थी। मुझे तो 2 साल काटना ही इतना भारी पड़ता था, इस बार तुमने पूरे 3 साल लगा दिए। पूजा पर कितनी कितनी राह देखी, बेचारे बच्चों को एक एक नया कपड़ा तक न दिलवा सकी। दादा की बिजली की दुकान खूब अच्छी चलने लगी है, सो यह लाइट तो जरूर लगवा दी, पर इतना नहीं हुआ कि बहन के बच्चों को एक एक कपड़ा ही दिलवा देते। टुकुर टुकुर मेरे बच्चे दूसरों के घर में ताकते रहे। माला का गला रुंध गया। यह सब तो राखाल को छुट्टी पर सुनना ही है, पर आज वह नहीं सुनना चाहता। बिस्तर पर लेटकर उसने माला को अपने पास लिटा लिया। उसका ध्यान माला की बातों से ज्यादा माला की देह पर लगा हुआ है। क्या करता, पूजा पर जहाज इस तरफ था ही नहीं। प्राइवेट शिपिंग कंपनी है, छुट्टी के कायदे कानून पर झगड़ा भी नहीं किया जा सकता है। फिर उसे तसल्ली देता सा बोला, कोई बात नहीं, सब बच्चों को कल खुश कर दूंगा। और फिर उसने माला को अपनी बाहों में दबोचना चाहा तो वह छिटक कर दूर हो गई। माफ करो बाबा, तुम्हारा क्या है, तुम तो अपने कर करा के चल देते हो। पीछे से जो गुजरती है मैं जानती हूँ। फिर भरे गले से बुलबुल का प्रसंग शुरू हो गया। उस बेचारी ने तो जाना ही नहीं कि बाबा किसे कहते हैं। बीमारी की हालत में टुकुर टुकुर ऐसे ताकती थी मानो कह रही हो, माँ बचा लो। कपूर साहब ने अपने डॉक्टर जमाई से खूब इलाज करवाया। शंकर ने दवाइयों के लिए रुपए उधार दिए, खूब भाग दौड़ भी की, पर वह तो अपना कर्ज वसूल करके चली ही गई। और माला फूट फूट कर रोने लगी। राखाल का सारा शरीर शिथिल हो गया। उसे माला पर क्रोध सा आने लगा। जो चली गई उसका ख्याल है और जो आया है उसकी कोई चिंता नहीं। जाने क्यों उसे लगने लगा जैसे वह किसी और के बारे में सुन रहा है, मानो उस मृत बच्चे से, माला के दुख से उसका अपना कोई संबंध ही नहीं है।
रो धोकर माला तो सो गई, पर राखाल को किसी तरह नींद नहीं आई। उसे भी तो नहीं लग रहा था कि वह घर में है। अभी भी यही लग रहा है मानो वह जहाज में बैठा हुआ है और उसके और माला के बीच बहुत बहुत दूरी है। सवेरे नींद खुली तो धूप कमरे में भर आई थी। बच्चों के बिस्तर सिमट गए थे। नीचे से माला और बच्चों की मिली-जुली आवाजें आ रही थीं। भरी धूप में उसे यह कमरा कुछ नया नया लगा। उसने जोर की अंगड़ाई ली और एक सिगरेट सुलगा ली। दीवार पर हमेशा की तरह माँ दुर्गा की तस्वीर है। उस पर लगी रोली और चंदन के छींटे कुछ ताजा लग रहे हैं। शायद इसी पूजा पर लगाए होंगे। उस तस्वीर के पास ही दीवार पर एक छोटा सा चौकोर निशान बना है। राखाल को याद आया, यहाँ हमेशा उसकी तस्वीर लगी रहती थी। माँ दुर्गा की तस्वीर के साथ हमेशा उस पर भी रोली, चंदन और माला चढ़ाई जाती थी। अब वह तस्वीर नहीं है। वह इधर उधर देखने लगा। कमरे में ठीक ठाक चीज के नाम पर एक छोटी सी अलमारी मात्र है, शीशे के दरवाजे वाली। इसमें उसकी बाहर से लाई हुई चीजें रखी हैं। उन्हीं के बीच उसे अपनी तस्वीर दिखाई दी। उसका फ्रेम टूट गया था। तभी रीना ने कमरे में झांका और उसे जागा हुआ देखकर शर्माते हुए नमस्ते किया। रीना, यहाँ आओ बेटा। और उसने अपनी दोनों बाहें फैला दिए। रीना उसकी सबसे लाडली बिटिया है, पर रीना पहले की तरह दौड़कर उसकी बाहों में नहीं समा गई। बस मुस्कुराती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। 3 साल में रीना सचमुच बहुत बड़ी हो गई है। 13 साल की। उसकी नजर रीना की हल्की सी उभरती छाती पर पड़ी। बेटी की जवानी की कल्पना ही उसके लिए नया अनुभव था। रीना नीचे दौड़ गई और 2 मिनट बाद ही बच्चू आकर उसकी गोद में लद गया। पीछे पीछे माला ट्रे में बड़े करीने से सजाकर चाय लाई और रीना 4 साल के छोटू को लाद कर। राखाल को लगा जैसे सब लोग उसके जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रात को मैले कपड़ों में लिपटे और बिखरे बाल वाले बच्चे इस समय धुले साफ कपड़ों में थे। छोटू की आंखों में मोटा मोटा काजल था और टांगों में निक्कर। माला की मांग में सिंदूर की लाली पीछे तक चली गई थी। एक औपचारिक मेहमान की तरह उसकी खातिर हो रही थी। फिर भी यह सब उसे अच्छा लगा। आने के बाद पहली बार लगा कि वह अपने घर में आया है। चाय के साथ साथ अपने बीवी बच्चों के साथ होने की गर्मी भी उसने महसूस की। बाहें फैलाकर उसने छोटू को गोद में लेना चाहा। पिछली बार वह साल भर के छोटू को सारे समय पेट पर बिठाकर खिलाया करता था, पर अब छोटू उसे पहचान नहीं पाता। राखाल ने उसे जबरदस्ती खींचा तो वह रो पड़ा और छिटक कर माला के पास चला गया। छोटू, बाबा बाबा, जाओ बेटा, प्यार करेंगे। रीना भी समझाती है, छोटू बाबा जाओ, चीज देंगे। 1-2 दिन में पहचान लेगा तो फिर 1 मिनट भी नहीं छोड़ेगा। राखाल को लगा जैसे माला तसल्ली दे रही है। बच्चू बराबर रट लगाए हुए है। बाबा क्या लाए हमारे लिए? वैसे सभी की आंखों में यही उत्सुकता छलक रही है। राखाल ने बक्सा खोलकर चीजें निकालनी शुरू की। तीनों बच्चे बक्से के इर्द गिर्द सिमट आए। कपड़े, खिलौने, पेन, रिबन, जर्सी, मोजे। बच्चू हर चीज पर झपटता तो माला उसे डांट देती। फिर भी भीतर ही भीतर गदगद होने के कारण उसकी झुर्रियों में कोमलता और स्निग्धता भर आई है। रीना को जो कुछ दिया उसने चुपचाप ले लिया।
पहले रीना और बच्चों में कितना झगड़ा होता था। रीना का यूं बड़ा हो जाना उसे कहीं कष्ट देने लगा। यह तुम्हारे लिए है। और बक्स की सबसे कीमती चीज निकालकर उसने माला की ओर बढ़ा दी। डिबिया खोलकर एकटक घड़ी की ओर देखते हुए माला बोली, मैं अब क्या घड़ी लगाऊंगी, चलो रीना के काम आएगी। बच्चे अपनी अपनी चीजें बटोर कर दौड़ गए। आसपास के घरों में शायद उसके आने का समाचार पहुंच चुका था। सामने वाले कपूर साहब की लड़की बरामदे में से ही झांक रही है। नमस्कार दादा, हंसता हुआ शंकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। राखाल को लगा उसके होंठ और दांत पहले से भी ज्यादा कत्थई हो गए हैं। जाने क्यों राखाल इस आदमी को कभी पसंद नहीं कर पाया। बड़े ठंडे लहजे में उसने जवाब दिया, कहो, अच्छे तो हो? हाँ दादा, सब आपकी मेहरबानी है। चाय पियो शंकर, मनुहार करती सी माला बोली। आज तो मिठाई खिलाओ बोदी, दादा आए हैं। शंकर के होठों का कत्थई रंग और फैल गया। दादा, इस बार तो आपने 3 साल लगा दिए। बोदी ने भारी कष्ट सहा। बुलबुल को तो आपने देखा ही नहीं, पर बोदी को तो वह बूढ़ी कर गई। चुपती सी नजरों से राखाल ने देखा। मन में कहीं उभरा, तो तुझे भी अब माला के जवानी बुढ़ापे की चिंता हो गई है? शंकर नहीं होता तो मैं कुछ न कर पाती। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, वरना आज के जमाने में। बस मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती। मुसीबत में अपने लोग ही तो काम आते हैं। शंकर ने टेरलिन की कमीज पहन रखी थी। एकाएक राखाल की नजर खूंटी पर टंगी अपनी विदेशी कमीज पर गई। उसने उठकर कमीज पहन ली। मन ही मन संदेह को तोड़ता एक हल्का सा संतोष भी जागा। तभी सिगरेट का ख्याल आया। उठकर बोला, लो शंकर, सिगरेट पियो। देखो इस सिगरेट का जायका कैसा है। चाय के बर्तन समेटती हुई माला बोली, इस बार शंकर के रुपए जरूर चुका देना। हर महीने बहुत काट छांट करके भी 10 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाती। यह तो बेचारा शंकर है जो। और राखाल को लगा जैसे माला ने एकाएक घसीटकर उसे शंकर से नीचे ले जाकर पटक दिया हो। यह बात अभी ही कहनी थी। तुम दुनिया भर का कर्जा करो और मैं चुकाता फिरूं, बेइज्जती अलग। अच्छा दादा बाबू, अभी तो चला। और होंठ फैलाकर चारों ओर कत्थई रंग बिखेरता हुआ शंकर भी नीचे उतर गया। राखाल तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में जरूरत से ज्यादा देर लगाकर वह ऊपर पहुंचा तो कमरा खाली था। हाँ, कोने में एक स्टूल पर टेबल फैन रखा था। जरूर यह शंकर ने लाकर रखा होगा। शायद माला ने ही मांग लिया हो। उसने एक सिगरेट सुलगाई और नीचे जाने की बजाय खिड़की पर आकर बैठ गया। सामने कपूर साहब के बरामदे में रीना उनकी पम्मी के साथ खड़ी हुई किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके हाथ में राखाल की लाई हुई चीजें हैं। कपूर साहब के मकान से ही सटा हुआ शंकर का गैराज है। गैराज लगता है पहले से बहुत बढ़ गया है। कई गाड़ियां खड़ी हैं मरम्मत के लिए। तभी एक गाड़ी के पीछे से शंकर निकल कर आया। उसके कंधे पर छोटू बैठा है। उसे कंधे पर बिठाए बिठाए ही शंकर कुछ काम कर रहा है। एकाएक उसे ख्याल आया, 3 साल पहले जब वह आया था तो इसी तरह बच्चू उस पर चढ़ा रहता था। खिड़की पर बैठे बैठे राखाल को लगने लगा जैसे सारा घर हिचकोले खा रहा है। नहीं, शायद लगातार जहाज पर रहने के कारण ही ऐसी अनुभूति हो रही है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। पसीने से लथपथ माला आई। मछली का झोल और भात बना रही हूँ। बोलो
और क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो जो तुम्हारी इच्छा हो। अपनी इच्छा से तो रोज ही बनाती हूँ। जब तक तुम हो तुम्हारी इच्छा का बना दूं। जहाज का खाना खा खा कर शरीर तो आधा रह गया। तुम्हारे हाथ का कुछ भी खाऊंगा तो सेहत ठीक हो जाएगी। राखाल हल्के से मुस्कुराया। छोड़ो भी, अब कुछ भी अच्छा खिला सकूं ऐसी स्थिति ही नहीं। और एक निश्वास छोड़कर माला उसी व्यस्त भाव से उतर गई। राखाल को लगा जैसे उसी के पास करने को कुछ नहीं है। बच्चे अपने में मस्त हैं, माला अपने में। सिगरेट समाप्त करके वह नीचे उतरकर गैराज में बनी हुई रसोई में चला गया। तुम यहाँ गर्मी में क्यों आए? चलो ऊपर चलकर बैठो। आसन बिछाकर वहीं बैठते हुए राखाल को याद आया, पहले जब वह जहाज पर से आया करता था तो माला हर समय उसे अपने पास ही बिठाए रखना चाहती थी। खाने पर फिर सारा परिवार जुट गया। इस समय बच्चों के लिए राखाल से ज्यादा महत्व राखाल के बहाने मिलने वाले इस खाने का है। खाना पीना समाप्त हुआ तो माला ने बच्चों से कहा, जाओ दादा के यहाँ जाकर खबर कर दो कि बाबा आए हैं। और देखो धूप में लौटकर मत आना, वहीं खेलते रहना। शाम को हम लोग आएंगे तो लेते आएंगे। बच्चों ने राखाल के लाए हुए कपड़े चढ़ाए और इतराते हुए दौड़ गए। माला नीचे बर्तन साफ करने लगी। राखाल ने कमरे की खिड़की बंद कर दी और जमीन पर चटाई डालकर चित्त लेट गया। माला ने शायद जानबूझकर ही बच्चों को आने के लिए मना कर दिया है। जहाज से उतरकर टैक्सी में बैठे बैठे माला से मिलने की कैसी अकुलाहट हो रही थी, वैसी ही अकुलाहट उसे फिर होने लगी। शायद फिर नीचे कोई आ गया है। माला के बात करने की आवाज आ रही है। कोई महिला स्वर ही है। पता नहीं किस किस को पाल रखा है। थोड़ी देर वह बेचैनी से राह देखता रहा, फिर जोर से आवाज दी, माला। अपने स्वर का रौबीलापन उसे स्वयं बड़ा अच्छा लगा। आई। और 1 मिनट बाद साड़ी से ही हाथ पोंछती हुई पसीने से भीगी माला आ खड़ी हुई। पिशीमा तुमको प्रणाम करने आई है। कौन पिशीमा? लेटे लेटे ही उसने खीजे स्वर में पूछा, पर तभी एक वृद्ध सी विधवा दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रणाम जमाई बाबू। तुम नहीं जानते, पर पिशीमा नहीं होती तो बुलबुल की बीमारी में मेरे बच्चे भूखे मर गए होते। पूरे 6 महीने तक पिशीमा ने खाना बनाया, घर संभाला। आज भी मेरा आधा काम तो वे ही करती हैं। बिल्कुल माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। गदगद होती सी पिशीमा बोली, अच्छा अभी चलूंगी। कोई काम हो तो बता दो, कुछ सौदा लाना हो तो। सवेरे तो गौरी से मंगवा लिया था, कुछ होगा तो बता दूंगी। पिशीमा धीरे धीरे सीढ़ियां उतर गई। लगा बुढ़िया समझदार है। यह क्या, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? खिड़की भी बंद कर दी और पंखा भी नहीं चला रखा है। और माला ने उठकर भड़ाक से खिड़की खोल दी। बंद कर दो खिड़की, बहुत चौंधा लगता है। नहीं, माला के मन में शायद कहीं कोई इच्छा नहीं बची रह गई है। माला ने खिड़की बंद कर दी, पंखा चला दिया। शंकर तुम्हारे लिए ही रख गया है। हर बात का इतना ख्याल रखता है कि क्या बताऊं। और माला पास आकर बैठ गई। शाम को दादा के यहाँ से लौटकर आए तो कपूर साहब से मिलाना। आज के जमाने में ऐसे भले लोग मिलते नहीं। इतना पैसा है पर घमंड तो छू तक नहीं गया। तुम कहो तो तुम्हारी लाई हुई चीजों में से एक एक चीज पम्मी और शंकर के बच्चों को दे दूं। उनके एहसान तो क्या उतार सकेंगे। फिर भी माला के पास क्या कोई और बात नहीं है करने के लिए?
तुम कितने रुपए लाए हो साथ में? शंकर के 300 रुपए और चुकाने हैं। बुलबुल की 10 महीने की बीमारी ने तो मुझे तन मन और धन से एकदम ही कंगाल कर दिया। फिर भी बच जाती तो सब्र करती। माला का स्वर फिर भर्रा गया। कौन थी यह बुलबुल? कैसी थी? सुना था बच्चे सेतु होते हैं, पर यह तो बने हुए सेतु को तोड़ गई। माला कितनी दूर जा पड़ी है उससे। शंकर, कपूर साहब, पिशीमा, सबके बीच राखाल का अपना अस्तित्व जैसे घुलने लगा। तुम भी सोचोगे कि मैं जब तब बस पैसे का ही रोना रोती हूँ, पर तुम ही बताओ क्या करूं? महंगाई का तो कोई ठिकाना नहीं। 3 बच्चों का और अपना पेट कैसे भरती हूँ मैं ही जानती हूँ। माला क्या जानती नहीं कि राखाल कुछ नहीं कर सकता है। अधिक से अधिक रुपया वह घर पर ही भेज देता है। फिर भी वह यह सब क्यों सुना रही है? शायद उसे गवाह बनाकर अपनी तकलीफों को दोहरा रही है, सिर्फ अपने को हल्का करने के लिए। अच्छा होता वह राखाल ना होकर ब्लॉटिंग पेपर होता, जो माला के सारे दुखों को सोख लेता।